Dear students, Assalamu alaikum. Today is 5th May 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for word sentences, summary and MCQs of unit number 5, as well as we will do comprehension number 10 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation and question answer of unit number 5, Daffodils, which is the poem written by William Wordsworth. It is a beautiful poem. First of all, we will do MCQs of spellings and synonyms. As you know students, हमने कल जो है ग्लॉसरी की थी, जिसमें आपने देखा कि शॉर्ट थी डैफोडिल्स की जो ग्लॉसरी है, तो उसमें कुछ वर्ड्स जो स्पेलिंग्स और सिनोनिम से लिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ हम प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स, वहाँ से हम कलेक्टिवली जो है वो MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। यूनिट नंबर 5 की भी जो है वो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं इसमें ग्लॉसरी से रिलेटेड होंगे। जब आप जो है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसको देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो पोइम से भी लिए गए हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स वाले MCQs करने का आपको तरीका पता ही है, आपने काफ़ी सारे टेस्ट भी दे दिए हैं अब, और 4 चैप्टर्स के MCQs की प्रैक्टिस भी की है कि एक वर्ड होता है ऑप्शन में जो कि सही स्पेलिंग वाला होता है, यानी करेक्ट स्पेलिंग होते हैं उसके, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं विद इनकरेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो आपने जब ग्लॉसरी तैयार की होती है पोइम को, ध्यान से मैंने इसीलिए कहा था कि रीडिंग ट्रांसलेशन चाहे नहीं भी आती, लेकिन कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए हमें जो है वो पोइम को पढ़ना है, तो इसलिए क्योंकि उसमें से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं तो हमने स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करते हुए उसमें देखना है कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ग्लॉसरी से रिलेटेड नहीं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड है प्लेयर। प्लेयर का ऑप्शन आप देखें तो डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, PLEASURE प्लेयर, जिसका मतलब होता है खुशगवार, खुशी। ठीक है, सेकंड वर्ड है हमारे पास सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड जिसका मतलब होता है तन्हाई, लोनलीनेस। ठीक है, सॉलिट्यूड डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है सेकंड MCQ का। थर्ड वन है हमारे पास जैकेंड। जैकेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुरमसरत या खुशी का इजहार होना। जैकेंड में आपके पास सी ऑप्शन आपका ठीक है हमारे पास। फोर्थ वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। ठीक है, फुल ऑफ थॉट्स, यानी पुरसोच अंदाज, बहुत ज़्यादा जब आपके जहन में सोचें हों। पेंसिव सी ऑप्शन इसका ठीक है, PENSIVE पेंसिव। फिर उसके बाद वर्ड है लोनली। लोनली में हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, LONELY लोनली का मतलब भी तन्हा होना होता है। सिक्स्थ हमारे पास वर्ड है ग्ली। ग्ली का मतलब भी हैप्पीनेस है, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, GLEE ग्ली। फिर है हमारे पास वर्ड ट्विंकल। ट्विंकल बी ऑप्शन हमारा ठीक है, आप इसके स्पेलिंग जैसे कि देख रहे हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं TWINKLE ट्विंकल, टिमटिमाना। ठीक है, यानी कि लाइट का ब्राइट से फेंट होना, फेंट से ब्राइट होना, डिम हो जाना लाइट का, कभी कभी जैसे सितारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं आसमान पर, इसी तरह से। ठीक है, एट्थ है आपका वर्ड स्टेयर। स्टेयर STARE स्टेयर का मतलब होता है घूरना, देर तक किसी चीज़ को देखना। फिर है नाइन्थ हमारे पास वर्ड ब्राइट। ब्राइट में हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है, BRIGHT ब्राइट। फिर है हमारे पास वर्ड मिल्की। मिल्की MILKY मिल्की, वर्ड हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। दोबारा से इन MCQs के ऑप्शन जो है वो मैं सही वाले आपको बता देती हूँ, आपने इनको टिक कर लेना है अपने पास, या इसकी की बना लें। बेहतर ये है कि अपने पास रजिस्टर या नोटबुक जो भी है आपके पास पेन पेंसिल के साथ, उसके ऊपर की बना लिया करें जब आपके साथ मैं कोई भी MCQs वाला इमेज जो है वो डिस्कस कर रही होती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो MCQ था उसका डी ऑप्शन ठीक है, सेकंड वन डी ऑप्शन ठीक है, थर्ड C, 4
C, 5th B, 6 B, 7 B, 8 C, 9 B, 10 हमारे पास जो है A ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये हमारे स्पेलिंग MCQs हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर उसके बाद हैं हमारे जो है वो सिनोनिम्स वाले MCQs, यानी कि अंडरलाइन किए होते हैं वर्ड्स जिनका आपने करेक्ट मीनिंग लिखना होता है। ठीक हो गया। पहला हमारा जो चूँकि पोइम है शॉर्ट थी, इस वजह से इसके स्पेलिंग MCQs और इसके साथ साथ जो है वो सिनोनिम MCQs भी कम हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे जो वर्ड्स इसके ग्लॉसरी में शामिल थे उनको भी एज अ वर्ड जो है वो दे दिया जाता है आपके जो है वो पेपर में सिनोनिम से रिलेटेड। पहला हमारा MCQ है द वर्ड पेंसिव मीन्स। पेंसिव का मतलब अभी स्पेलिंग में भी मैंने आपको बताया था कि पुरसोच होता है। ऑप्शन देख लें इसके बेटा आप। डिफ़िकल्ट है पहला वर्ड हमारे पास, फिर है ईजी, ब्यूटीफुल एंड थॉटफुल। ठीक है, तो हमारे पास सही वाला ऑप्शन क्या है? डी। सेकेंड वन देखें द वर्ड ब्लिस मीन्स। ब्लिस का मतलब होता है नेमत, जो है वो खुशी, मुसर्रत किसी चीज़ की। ए ऑप्शन है हमारे पास प्लेयर, फिर है डिप्रेशन, फिर है मिजरी और हेल। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक है? ए वाला, प्लेयर। फिर उसके बाद देखें ग्ली मीन्स। ग्ली का मतलब भी मैंने आपको बताया था खुशी होता है। ए ऑप्शन है हमारे पास हैप्पीनेस, फिर है सैडनेस, स्लीपिंग एंड वर्किंग। तो ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है, हैप्पीनेस, थर्ड वन का। फिर उसके बाद है जॉकेंड मीन्स। जॉकेंड का मतलब भी खुशी होता है। ए ऑप्शन है हमारे पास सैड, फिर है हैप्पी, अगली एंड ग्लूमी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक है? बी वाला। दोबारा से इसके MCQs विद आंसर्स जो है वो रिपीट करती हूँ, आप अपने पास इसकी की बना लें। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जो है उसका ऑप्शन ठीक है डी, यानी कि 1D। सेकंड हमारा जो है ए ऑप्शन ठीक है, थर्ड ए और फोर्थ जो है वो ए। ठीक हो गया। ये हमारे MCQs थे जो कि आपके टेस्ट में भी आएंगे। टर्म टेस्ट के हवाले से, एनुअल के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है वो बोर्ड में भी, फैसलाबाद बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में भी आए हैं। फैसलाबाद बोर्ड में भी आप देख रहे हैं 2017 में, फिर 2018 में जो है वो ये MCQs रिपीट हुए हैं। इसके बाद जो है वो हमने वर्ड सेंटेंसेस करने हैं यूनिट नंबर 5 के। वर्ड सेंटेंसेस आपको पता है बेटा आपके एनुअल पेपर में जो है वो 5 मार्क्स के आते हैं, 5 नंबर के 8 आते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। ठीक है, वर्ड सेंटेंसेस इसके जो है वो आप देख रहे हैं जो गिवन वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं। प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच है, मैंने आपको इसके बारे में एक्सरसाइज करवाते हुए भी समझाया था ब्रीफली। इसके बारे में थोड़ा सा फिर गाइड कर देती हूँ। बिहाइंड, बिसाइड, नेक्स्ट टू, अंडर, ओवर, अलोंग और अक्रॉस, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? प्रेपोजिशन हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन आपको पता है कि वो वर्ड है, वैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वो वर्ड है जो कि हमें नाउन की पोजीशन और एक नाउन की दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से जो है वो रिलेशन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसे कि वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो ट्री इज़ बिहाइंड द बिल्डिंग। आप इसमें देख रहे हैं कि जो दरख्त है वो बिल्डिंग के पीछे है। तो ट्री भी एक नाउन है, बिल्डिंग भी एक नाउन है। ये इन दोनों की एक दूसरे के लिहाज से जो पोजीशन है या इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उसके बारे में हमें ये बता रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन की आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रेपोजिशन हैं। बिहाइंड, पहले मैं आपको इनके मतलब बता देती हूँ उर्दू में मतलब आपने पेपर में नहीं लिखने होते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिसाइड का मतलब होता है एक तरफ, पहलू में, नेक्स्ट टू आगे, अंडर नीचे, ओवर किसी सतह के ऊपर। ठीक है, ये किसी चीज़ के ऊपर, अलोंग के साथ, अक्रॉस के पार या आर पार। ठीक है, बिहाइंड है पहला वर्ड आपका। आपने बेटा इनको नीट राइटिंग में अपनी नोटबुक पे लिखना है, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। P1 के पास ऑलरेडी ये नोट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी समर वेकेशन होमवर्क वाली नोटबुक में ज़रूर लिखना है नीटली विद डेट। ठीक है, द ट्री इज़ बिहाइंड द बिल्डिंग, दरख्त जो है वो बिल्डिंग के पीछे है।
द ट्री इज़ बिहाइंड, दरख्त पीछे है, द बिल्डिंग इमारत के, द ट्री इज़ बिहाइंड द बिल्डिंग, दरख्त इमारत के पीछे है। बिसाइड के एक तरफ या पहलू में, द बैंक इज़ बिसाइड द होटल, बैंक होटल के एक तरफ है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि आगे। इन माई क्लास, अपनी क्लास में। आई ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त के हमेशा आगे बैठती हूँ। अंडर नीचे, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अंडर अ ट्री, तुलबा दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं। ओवर के ऊपर, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, परिंदे दरख्तों के ऊपर उड़ रहे हैं। अलोंग ही वॉज वॉकिंग अलोंग अ रिवर, अलोंग का मतलब होता है कि साथ, वो एक दरिया के साथ चल रहा था। अक्रॉस माई स्कूल इज़ अक्रॉस द केनाल, मेरा स्कूल जो है वो नहर के पार है। अक्रॉस का मतलब होता है पार या आर पार। ये वर्ड सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी नीट नोटबुक में नीटली डेट मेंशन करके मार्जिन लाइन ड्रॉ करके अच्छे से लिख लेना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद हमने बेटा समरी करनी है। समरी के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए ये इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है, सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें आप रेड सर्कल देख रहे हैं एक, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, 5 मार्क्स का है। और ब्रैकेट में नज़र आ रहा है आपको, और का मतलब होता है या, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि या तो समरी लिखनी होती है या फिर जो है वो हमने जो है वो स्टैंजा लिखना होता है। जैसे कि उर्दू के अशार की तशरीह होती है, इसी तरह से आपने इंग्लिश में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख के उसकी जो है वो स्टैंजा को अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो हम स्टैंजा वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं तैयार करते, हम सिर्फ समरीज दोनों पोइम्स की तैयार करते हैं ताकि हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम हों। तो आपने जैसे कि डैफोडिल्स आपकी इस पेपर में आई हुई है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इस दफ़ा जो आपका पेपर था रिसेंटली जो फैसलाबाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं 9th क्लास के, उसके फर्स्ट टाइम में भी और सेकंड टाइम में भी डैफोडिल्स पोइम जो है वो इसकी समरी आई थी लिखने के लिए। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम में डैफोडिल्स आ रही है तो सेकंड टाइम में स्टॉपिंग बाय वुड्स आए, बल्कि दोनों टाइम में वो एक ही समरी को भी रिपीट कर देते हैं, क्योंकि 2 ही तो समरीज़ हैं जिनको आपने जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आप पूरा साल में इजीली तैयार हो जाती है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये 5 मार्क्स लेना। लेकिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना। समरी जो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ इमेज की फॉर्म में, उसको एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और हेल्पिंग बुक से कर रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं समरी, तो भी आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि जो फर्स्ट आपकी लाइन है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। लाइक पोइम का नाम और पोइट का नाम आपने ज़रूर लिखना है, पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए, चाहे आप जहाँ से मर्ज़ी तैयार कर रहे हैं। कोशिश करें कि ये जो समरी मैंने आपके साथ शेयर की है इसी को तैयार करें, ये कोई इतनी मुश्किल भी नहीं मैंने लिखी और ना ही मैंने इतना इजी इसमें वर्ड्स जो है वो यूज़ किए हैं ताकि अप टू द मार्क भी रहे और आप इसको ईज़िली याद भी कर सकें। तकरीबन सभी स्टूडेंट्स जो है वो इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। The poem Daffodils has been written by William Wordsworth, a romantic American poet. नज़्म डैफोडिल्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, एक जो है वो रोमांटिक अमेरिकन पोइट है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ पोइट ऑफ नेचर, उसे जो है वो फितरत का जो शायर है उसके नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, क्योंकि वो फितरत से बहुत मोहब्बत करता है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिस्क्राइब नेचर एंड इट्स ब्यूटी, इसकी बहुत सी नज़मों में नेचर और उसकी ब्यूटी का, उसकी खूबसूरती का जिक्र है। फॉर हिम नेचर इज़ अ टीचर एंड प्रीचर। अच्छा, ये जो मैंने आपको बोल्ड करके लिखा है यहाँ पे कुछ ये वाली लाइन, ये सेंटेंस, इसको आपने बेटा मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये कोटेशन है। नेचर इज़ अ टीचर एंड प्रीचर, नेचर जो है वो एक सिखाने वाली भी है और तबलीग करने वाली यानी पैगाम फैलाने वाली भी है। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स। इस नज़्म में पोएट जो है वो क्या बयान करता है, जब उसने खूबसूरत डैफोडिल्स का मंजर देखा तो जो लुत्फ़ उसने उठाया इस चीज़ का, वो तजर्बा जो है वो अपनी इस नज़्म में बयान कर रहा है।
Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils. एक मर्तबा जब वो जो है वो एक जगह पर जा रहा था, वहाँ पर उसने डैफोडिल्स की एक बड़ी तादाद देखी. ग्रोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ लेक, जो कि झील के किनारे या झील के किनारे के साथ साथ जो है वो उसे नज़र आई. द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फूल जो है वो नरम ठंडी जो सुबह की हवा है उसके साथ रक्स कर रहे थे, हिल रहे थे. दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी. इस मंजर ने जो है वो उसकी याददाश्त पर कभी ख़त्म ना होने वाला तासुर जो है वो छोड़ा. एज अ रिज़ल्ट, और नतीजे में, वेन एवर ही इज़ अलॉन, जब कभी वो तन्हा होता है, एंड इन अ पेंसिव मूड, और पुरसोच अंदाज उसका होता है, उसका मूड ऐसा होता है जब वो बहुत कुछ सोच रहा होता है, टेंशन में हो. द सेम साइट कम्स इन टू हिज इमेजिनेशन, तो वही मंजर उसके तसव्वुर में आ जाता है. एंड फील्स हिज हार्ट विद प्लेयर, और उसका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है. दिस साइट हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर द पोएट. ये मंजर जो है वो शायर के लिए एक दायमी, एक मुस्तकिल जो है वो ज़रिया बन गया है खुशगवारियत का, खुशी का. एज जॉन कीट्स सेज, ये भी एक बहुत फेमस पोइट हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी शायरों के लिए, ये जो भी ब्यूटी लवर हैं उनके लिए जो खूबसूरती की एक भी चीज़ है वो हमेशा के लिए मुसरत का बाइस बन जाती है, हमेशा के लिए खुशी की वजह बन जाती है. ठीक है, तो ये समरी थी आपके डैफोडिल्स पोइम की, जिसमें आपने ये देखा है कि हमने सबसे पहले जो है वो जो पोइट है और पोइम है उसका नाम लिखा है, फिर पोइट के बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रो दिया कि वो अमेरिकन पोइट है और जो है वो नेचर लवर है. फिर हमने उसकी पोइम्स के बारे में बताया कि मोस्टली इसकी पोइम्स में जो है वो यही जिक्र होता है. फिर हमने इस पोइम को स्पेसिफिकली बताया कि इस पोइम में जो है वो क्या बात उसने कही है. फिर हमने पोइम को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, और एट द एंड जो है वो उस पोइम से इसका लिखने का क्या मकसद था या उसने क्या सीखा इस पोइम से, हमने ये बात बताई है. ठीक है, तो आपको वे समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा कि आपने समरी को लिखना किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं. इनमें से आप यूँ समझ लें कि कोई एक लाइन भी स्किप नहीं कर सकते या इसका सीक्वेंस नहीं ख़राब कर सकते. जो शुरू में लिखा है वो शुरू में ही लिखना है, जो एंड पे लिखा है वो एंड पे ही लिखना है. ठीक है, तो ये एक तरतीब है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने पूरी समरी लिखनी होती है. आप चाहे जहाँ से मर्ज़ी करें या यही वाली लिखें, तो इसमें भी आप तरतीब या लाइन जो है सेंटेंसेस को आगे पीछे नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो आप इसमें से कोई भी लाइन को स्किप करने की कोशिश करें. वो एक पूरा जो एक इम्पैक्ट है पोएम का, पूरा जो उसका इफ़ेक्ट है वो सारा ख़राब हो जाता है. ठीक हो गया, तो ये समरी थी आपकी 5 मार्क्स की. इंशाल्लाह ताला ये समरी आप तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे 5 मार्क्स आएंगे विदाउट एनी मिस्टेक, अगर आप इसे ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक के लिखते हैं. ठीक है, हमारे ही स्टूडेंट्स के हमेशा से यही समरी जो है वो अटेम्प्ट करके पूरे मार्क्स आते रहे हैं. तो इस हवाले से परेशान नहीं होना कि मैं इससे अच्छी कहीं वोकैबलरी किसी और बुक से तैयार करूं, और अच्छी वोकैबलरी तैयार करने के चक्कर में जो है वो आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स कर लें. जो है उसको तैयार करें और उसको इतने अच्छे तरीके से तैयार करें कि उसमें कोई भी गलती ना हो. ठीक हो गया, ये इनफ है आपके लिए. इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसके साथ साथ जो है वो हम ग्रामर का काम कर रहे थे. आपको मैं टेक्स्ट बुक के हवाले से बता दूं कि आपने समरी लिखनी है आज, और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो हैं आपके MCQs, वो आपने सिर्फ याद करने हैं. ग्रामर एंड कंपोजिशन में बेटा हम कम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे थे. अनसॉल्व्ड कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर आज हमने करना है 10. ठीक है, ये कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में है. उसको किसने जो है वो बनाया था और इसके साथ साथ इसका क्या मकसद था. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद जो है वो 1885 में रखी गई बाय अ लिबरल इंग्लिश मैन मिस्टर A.O. ह्यूम. ये जो इमेज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मिस्टर A.O. ह्यूम की तस्वीर है. लिबरल इंग्लिश मैन का मतलब होता है आज़ाद ख्याल. एक अंग्रेज़ थे मिस्टर A.O. ह्यूम जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था. इसको फादर ऑफ जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं. ही हैड जॉइंड द इंडियन सिविल सर्विस इन 1849 एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर शोल्डरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, इसने 1849 में
इंडियन सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाने के बाद मुलाजमत से रिटायर हुआ था। ही हैड बीन वॉचिंग द अगली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन द कंट्री। वो अक्सर मुल्क में अमनो अमान की ख़राब सूरत हाल को देखता रहा था, यानी बरे सगीर में जो हालात थे मुस्लिम्स और जो हिंदू हैं उनके दरमियान। He was of the opinion that the high-handed rule of Britishers were paving the way for any unexpected outburst of violence. उसका ये ख्याल था या ये राय थी कि अंग्रेज़ों की जो ज़बरदस्ती की हुकूमत है वो गैर मतवक्को तशद्दुद का रास्ता हमवार कर रही थी, यानी जो ज़बरदस्ती मुसलमानों के साथ या हिंदुओं के साथ वो कर रहे थे तो ये एक राह हमवार कर रही थी कि जो मुसलमान और हिंदू या दूसरी माइनॉरिटीज़ थी, सिख वगैरह, वो तंग आकर जो है वो एक दूसरे के साथ और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए। ठीक है। हिज प्लान वाज टू पुट अ सेफ्टी वॉल्व टू मिनिमाइज द माउंटिंग सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उसका मंसूबा क्या था कि बरतानवी जो राज है उसके खिलाफ तेज़ी से बढ़ते हुए जज्बात को कम करने के लिए एक हफाजती कदम उठाया जाए। सेफ्टी वॉल्व, हफाजती कदम उठाया जाए, मिनिमाइज कम करने के लिए। It was meant to provide an outlet which could ventilate the revolutionary spirit. इसका मतलब ये था कि जो इनकलाबी तहरीक है उसको ख़त्म करने के लिए बचाव का रास्ता इख्तियार किया जाए। मिस्टर ह्यूम पुट हिज प्लान बिफोर लॉर्ड डफरिन। उसने अपना जो मंसूबा है वो लॉर्ड डफरिन के सामने रखा। ये इमेज जो मैंने आपके साथ सेकंड जो इसकी स्लाइड है कंप्रीहेंशन की, इसमें शेयर किया है, ये लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, जिसके साथ मिस्टर ए.ओ. ह्यूम जो कि बानी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने अपना जो प्लान है इनके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन आंसर देखें इसके। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसने बुनियाद रखी थी? मिस्टर ए.ओ. ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने रखी थी। हु वॉज मिस्टर ए.ओ. ह्यूम? वो कौन थे? मिस्टर ए.ओ. ह्यूम वॉज अ लिबरल मैन एंड अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट। वो एक आज़ाद ख्याल इंसान था और वो रिटायर हुए थे इंडियन सिविल सर्वेंट से। When was the इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? कब इसकी बुनियाद रखी गई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके जो फर्स्ट लाइन है इस पैराग्राफ की वहाँ से ही आपको ईजिली मिल जाते हैं। आप पैराग्राफ में से इनको ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड ह्यूम थिंक ऑफ फाउंडिंग दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? क्यों उसने सोचा था इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, इसकी बुनियाद रखने का? He thought of founding the political organization to provide an outlet which could ventilate the revolutionary spirit. उसने बरतानवी राज के खिलाफ उभरते हुए जज्बात को कम करने के लिए हफाजती कदम उठाने की गर्ज से इस सियासी जमात की बुनियाद रखने का सोचा था। ठीक है। विद होम डिड ही डिस्कस हिज प्लान? उसने अपना मंसूबा किसके साथ डिस्कस किया था? ही डिस्कस्ड हिज प्लान विद लॉर्ड डफरिन। जैसा कि हमने कंप्रीहेंशन के आखिर वाली लाइन में देखा है कि उसने अपना जो प्लान है, मंसूबा है, वो लॉर्ड डफरिन के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपकी कंप्रीहेंशन थी। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 10 हमने आज किया है। इसके आंसर क्वेश्चंस को जो है वो आपने अच्छी तरह से याद करके अपनी नोटबुक में लिखना है। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा और आपका समर वेकेशन होमवर्क भी लिखा जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ उसको अपनी डायरी में लिखें या अपनी रजिस्टर या नोटबुक की बैक साइड पे ज़रूर लिखा करें ताकि जो टेस्ट का सिलेबस है उसको करते हुए आपको फिर मुश्किल पेश ना आए। आपने टेक्स्ट बुक में हमने जो काम किया है समरी, हमने यूनिट नंबर 5 की वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, इसके साथ साथ MCQs किए हैं। MCQs आपने याद करने हैं, सिर्फ समरी और वर्ड सेंटेंसेस जो है वो लिखनी है और इसको याद भी करना है। समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का, इसको आपने अच्छी तरह से याद करनी है, बार बार याद करके इसको लिख के देखना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जो है वो ग्रामर का हमने जो काम किया है, कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 10 हमने किया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपने अच्छे से याद करके लिखने हैं। ठीक है, लेसन के हवाले से जो लेक्चर था आज टेक्स्ट बुक का या ग्रामर का काम, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने जो है वो उसको अच्छी तरह से पढ़ के, अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना है। टेस्ट के हवाले से भी जो है वो अच्छी तैयारी किया करें और उसको ऑनेस्टली जो है वो अटैम्प्ट किया करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।